नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई। केजरीवाल के खिलाफ होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। समन देने के बाद भी नहीं आने पर ईडी ने की है शिकायत। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ की है कोर्ट में दूसरी शिकायत। इस मामले में केजरीवाल को 16 मार्च को होना है पेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई। बार बार समन भेजने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं होने के खिलाफ में केजरीवाल को समन भेजा गया है। समन मामले में केजरीवाल को आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन भेजा था, जिसके बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हो पा रहे थे। इसी मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि केजरीवाल के समन देने के बावजूद भी शामिल न होने पर आज सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समन देने के बाद भी नहीं आने पर ईडी ने शिकायत दर्ज की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय, केजरीवाल और ईडी के विवाद पर आज की सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। बाबा उनका कहना है कि जो भी सम्मान भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी है। वो किसका आधार नहीं रखता, क्यों शराब घोटाले में लंबे समय से चल रही जांच को लेकर के केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के आज ईडी हाईकोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट में उनके खिलाफ कई धाराओं के हिसाब से उनका दायर की गई है। धारा 174 की बात करें तो 174 प्लस 64 के तहत, क्योंकि गैर कानूनी बताया जा रहा है बार बार। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं 12 तारीख के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ूंगा, लेकिन हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था आपको वर्चुअल मिलना होगा इस बार, क्योंकि 12 तारीख के बाद आना होगा। नहीं आते हैं तो हो सकता है गैर कानूनी गारंटी भी इनके निकाले जा सकते हैं। तो ईडी लगातार अब अरविंद केजरीवाल पर नए नए धाराओं में केस दर्ज कर रही है, क्योंकि बार बार उनका कहना है कि ये जो कि मेरे लायक नहीं है। कई ऐसे शब्द बोले जाते हैं, उनके मंत्री कई बोलते हैं कि गैर कानूनी है, ये तो बीजेपी वारंट है। तो देखना भी होगा कि आज जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट गई है उसमें क्या फैसला आता है और कोर्ट क्या इनको फैसला दे के वर्चुअल बुलाती है या फिर नौमा सम्मान इनको भेजा जाएगा। अजय, ईडी के इतने समन फिर भी अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि हर समन के बाद उल्टे आरोप ही लगा दिए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? अरविंद केजरीवाल कानून को खेल समझ रहे हैं। वो सोचते मैं मुख्यमंत्री हूँ दिल्ली का, तो मेरा ईडी या सीबीआई या पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ी। लेकिन कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब इनकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपने आप को एक बार पेश नहीं किया, लगातार वो कहीं ना कहीं ईडी से और सीबीआई से दूर भागते नजर आते हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑफिस में बैठकर ईडी के सम्मान करो। ये कहा कि मुझे ऑनलाइन दिखाया जाए, यानी कि सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस टीवी के माध्यम से सवाल पूछे जाए, पब्लिक के बीच में क्या संदेश दिया जाए वो सामने अलग है। लेकिन ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, ना ही कोर्ट में अपनी सुनवाई करने जा रहे हैं। तो चाहते हैं कि अगर कोर्ट में गया तब भी वहाँ ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो कहीं ना कहीं जो भय है, जो शराब घोटाले के अंदर जो मंत्री इनके जेल में है, तो हो सकता है इनको भी है कि मैं तो मुखिया हूँ, हो सकता है जिस नाम इनका चला हुआ था, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल डर है कि मुझे अगर पेश हुआ तो मुझे वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैं शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो यही डर अरविंद केजरीवाल को बार बार सता रहा है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी जो होती है वो खुलेआम में होती है। देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी पर सवाल खड़ा करते हैं, कानून पर सवाल खड़ा करते हैं। जब कोई कानून या अदालत से इनको राहत मिलती है तो इनके लिए अच्छा होता है, लेकिन जब कोई इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है या शिकायत की जाती है वो गैर कानूनी होता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को देखना होगा, कानून का प्रयोग करना चाहिए ईडी का, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यही डर है कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अजय, कितने बजे ये सुनवाई होगी और ईडी की तरफ से इस शिकायत में क्या कहा गया है? देखिए ईडी ने कई ऐसे मुद्दे रखे हैं कि गैर कानूनी बनाना, ज्ञान न करना, संबंध का अपमान करना। ऐसे में 174 की बात कर लें, आईपीसी की 64 की बात कर लें, इस धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ईडी कोर्ट के माध्यम से ईडी ने सोचा कि अब शायद अरविंद केजरीवाल नहीं मानेंगे, तो कोर्ट के माध्यम से ही उनको हाई कोर्ट से नोटिस आएगा। अगर नहीं आया तो हो सकता है वहां से वारंट भी कटाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चतुर है और कहीं ना कहीं वो बातों को बना लेते, जैसे इनको पेश कहेंगे कि पेश होना है तो वो कहीं ना कहीं
कानून बना देते हैं कि मुझे कहीं बाहर जाना है या मुझे किसी में अर्जेंट है। तो देखिए यही देखना होगा कि आज जो फैसला आना है, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है शायद आज से ज्यादा और बढ़ने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा। 1 साल से जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। सोलंकी के आवास पर ईडी अफसरों की भी टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि महाराजगंज जेल में बंद है सपा एमएलए इरफान सोलंकी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पे आज ईडी का छापा पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सोलंकी के घर ईडी का छापा। लगभग 1 साल से जेल में बंद हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको हम बता दें कानपुर से आपको इस पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे थे। ये इलाका संदेशखाली के नजदीक ही है। यहां संदेशखाली की महिलाएं भी पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जिनमें से 5 महिलाओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की। वहीं मंच से पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। संदेशखाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं को गुनाहगार को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी 1 पैसा नहीं रहता था, 1 पैसा नहीं रहता था। आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में 1 पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में 1 पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां
जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। लखनऊ में विभिन्न जनपदों के लिए 238 करोड़ लागत की 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जहां सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और पारंपरिक दवा को प्रोत्साहित किया है। हम सब ने पिछले 4 वर्ष के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया और उस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की उपयोगिता और उसकी महत्ता को भी समझा है, जाना है। ये पिछड़ा इसलिए क्योंकि इसने अपने महत्व को स्वयं खोया। उसके कर्णधारों ने ही उसकी उपेक्षा की। अगर उसकी उपेक्षा उसके कर्णधार नहीं करते तो इस रूप में उपेक्षित नहीं होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसके लिए अभियान चलाया, आज आप देखते होंगे 21 जून को दुनिया के अंदर योग के साथ पूरी दुनिया झूमती हुई दिखाई देती है। कोरोना के अंदर आयुष का काढ़ा लेते हुए पूरी दुनिया दिखाई देती है। घर घर में आज भी चल रहा है। ऐसे ही अन्य ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति पूरी दुनिया आज उसके पीछे भाग रही है। आज जब हम लोग इतनी परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये दिखता है कि जब संभावनाएं हैं इसलिए मांग भी है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म में किसी एक क्षेत्र में सर्वाधिक संभावनाएं हैं तो वह है आयुष के क्षेत्र में। योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथ, इनसे जुड़ी हुई सभी पद्धतियों को हम व्यवस्थित रूप से प्रोफेशनल तरीके से अगर लागू कर दें, कोई कारण नहीं कि लोग इसके प्रति आकर्षित न हो। हर एक व्यक्ति उसके पीछे भागेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आयुष मिशन आज उत्तर प्रदेश राज्य में तेजी के साथ जन विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। 238 करोड़ रुपए की 271 परियोजनाएं इसका एक लघु उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। जिस आयुष मिशन के बारे में भारतीय मनीषा की धारणा रही हो कि नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी जड़ी नहीं जो औषधीय गुणों से भरपूर न हो, इस प्रकार का जो दावा रहा हो, एक समय उपेक्षा के कारण, अज्ञानतावश ये सभी लुप्त पराया से होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्राथमिकता देकर के उसको प्रोत्साहित किया, तो देखते ही देखते
यह न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर रामपुर से है, जहां जया प्रदा ने 313 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में बयान दर्ज कराए गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कैमरी थाना और स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और आगे ये भी नहीं करूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने कभी अवॉइड करने की भी कोशिश नहीं की, तबीयत की वजह से मैं नहीं आ पाई थी। वहीं इस मामले में 22 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बयान का जो हम कार्रवाई किए हैं तो हमने बयान दिया और मैंने अदालत को ये भी अवगत करवाई, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और अनजाने में अगर कोई फ़ोटो वीडियो किया हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई कभी गलत काम नहीं की, तो आगे भी नहीं करूँ, यही मैंने बताई। और मैं कोर्ट को आदरणीय माननीय अदालत को मैंने धन्यवाद कहती हूँ और मैं उनके आदेश के अनुसार आज 6 तारीख को आने का था, उपस्थित होना था, मैं हो गई। और मैं मेरे जो काउंसल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मैं दोनों मेरे आज आपके सामने बात कर रही हूँ। ये सब जो है हमने अदालत में अपने बयान हो गया है, हो चुका है और मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ कि हमने कभी अवॉइड करने के लिए कोशिश नहीं की। खबर रायबरेली से है, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा पहुंची। वहां उन्होंने महिला खेलकूद और मैराथन के विजेताओं का पुरस्कार बांटा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में इजाफा करते हुए पूर्व कांग्रेसी नेता को भी पार्टी में शामिल कराया, जिस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उस समय राहुल के बारे में तो पता ही नहीं था, इस समय राहुल के साथ आज मैं इस मंच को साझा कर रही हूं। और आगे ये भी कहा कि यहाँ जो 50 साल में नहीं हुआ वो मैंने 5 सालों में किया है। साथ ही साथ कहा कि अब हम जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। लंबा समय जैसा कुछ नहीं था, 19 तारीख को इस्तीफा दिया, आज 6 तारीख है। मेरे समझ से 15 दिन था, कुछ कार्यक्रम लगने वाले थे सांसद जी के और इन्हीं वजहों से निर्णय तो लेने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। अगर मान लीजिए एक जगह से हटे हैं दूसरे जगह जाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है और उस समय को हमने सोच विचार के और काफ़ी आत्ममंथन के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। और आज चूँकि सांसद जी का कार्यक्रम लगा था तो हमने अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। खबर चंदौली से है, जहां पीएसी जवान पर नाबालिग लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के लोगों के साथ परिजन थाना नौगढ़ पहुंची। वहां उन्होंने आरोपी पीएसी जवान के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना नौगढ़ थाना क्षेत्र के आमदहा पुलिस चौकी क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।